आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। क्या बात हुई? कल मुलाकात हुई है जयंत मलैया की बीडी शर्मा जी से, प्रदेश अध्यक्ष से। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस जारी किया था और उस नोटिस में पूछा था, लेकिन यह कारण बताओ नोटिस था कि आखिर क्या हुआ दमोह में हार की वजह पर। कुछ लोगों को निलंबित किया गया और जवाब उनको भी देना है। उसमें सिद्धार्थ मलैया है, 5 मंडल अध्यक्ष है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है जयंत मलैया की, जो लगातार चुनाव जीते। 2018 में चुनाव हार गए और उसके बाद फिर एक बार कांग्रेस जीत गई। राहुल लोधी वहां से फिर चुनाव हार गए। पहले वो कांग्रेस से लड़े तो जीत गए, बीजेपी से लड़े तो हार गए। लेकिन हार के बाद हाहाकार मच गया कि आखिर हार की वजह क्या रही, क्योंकि तमाम नेता वहां लगे रहे। उसके बाद एक बड़े मतों से हार हुई, करीब 17,000 मतों से। पर जब दोनों के बीच में मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, यही चर्चा का विषय है, क्योंकि बंद कमरे में दोनों के बीच बातें हुई है। लेकिन जब जयंत मलैया जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बात रख दी है। बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि बात मेरे अकेले की कहां है, यदि पार्टी मेहनत नहीं करती तो 17,000 की हार 30,000 पर पहुंच जाती। अब सवाल यही कि 30,000 पर कैसे पहुंच जाती। इसका मतलब यह कि राहुल लोधी वहां चुनाव हारे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारी, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है। अब बात के बाद आगे क्या होगा, बीडी शर्मा क्या कदम उठाते हैं, या सिद्धार्थ मलैया जब अपना जवाब देंगे, उनके साथ 5 मंडल अध्यक्ष जवाब देंगे, तो फिर बीजेपी की तरफ से क्या किया जाता है, अब ये चर्चा का विषय है। लेकिन क्या बात हुई, यही आज हमारा विषय है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अजीत सिंह भदौरिया है, कांग्रेस के प्रवक्ता, साथ ही चेतन जी जोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, केंद्रीय समितियों में जिम्मेदारी निभाते हैं, और योगीराज योगेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चेतन जी, एक वो गाना है, क्या बात हुई, मुलाकात हुई, अब ये तो पता नहीं, लेकिन जयंत मलैया जी से जब बात हुई तो उन्होंने ये जरूर कहा कि बात हुई है और हमने अपनी बात रख दी। तो क्या अब ये माना जाए कि सब ऑल इज वेल? मनोज जी, अभी तो भारतीय जनता पार्टी को राहुल लोधी जी ने, उन लोगों ने जो शिकायत की थी, उस शिकायत के प्रारंभिक तौर पर जो बातें आई हैं, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी ने उनको नोटिस दिया है। मंडल अध्यक्षों पर कार्रवाई भी की, उनके बेटे पर भी कार्रवाई की है। ये सारी बातें होने के बाद में जो जिन लोगों पर कार्रवाई का नोटिस दिया है, जिन पर कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर या भाजपा की दृष्टि से शंका के बादल हैं, उन सब पर भी सारी बातें हुई हैं। इन लोगों ने अपना पक्ष रखा है और वैसे भी नोटिस में इन सबको अपना पक्ष रखने का समय पार्टी ने दिया था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय जयंत मलैया जी ने कल मिलकर के संगठन स्तर पर सारी बातें अपनी तरफ से उन्होंने रखने का प्रयास किया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उनकी बातों से कितना संतुष्ट होते हैं, कितना नहीं होते, किस प्रकार के तथ्यों के साथ उन्होंने सारी बातें रखी हैं, ये तो आने वाले समय में सब क्लियर होगा। लेकिन इतना जरूर है कि चर्चा बहुत सारगर्भित रही, चर्चा बहुत मिलनसार रही। चर्चा इस बात को लेकर के रही कि भारतीय जनता पार्टी का अगर सिंबल और पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी का नेता बूथ स्तर पर नहीं लगता तो ये हार कहीं डबल मतों से भी अपेक्षित थी, जिस प्रकार से प्रत्याशी को लेकर के सारा मत आया है। मुझे लगता है इन सारी बातों का अध्ययन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष जी इस पर अपना निर्णय लेंगे। जी, लेकिन आपने जो कहा है कि जो शुरुआत में दिखाई दे रहा था, जैसे ही परिणाम आया, जाहिर सी बात है कि कहीं कोई आपका विवाद हो जाए तो थोड़ी देर बहुत गुस्सा रहता है, उसके बाद गुस्सा थमता है, ये सामान्य बात है। तो क्या अब ये माना जाए कि उसमें भी, क्योंकि आने वाले दिनों में देर सबेर ही सही, अभी तो आप कोरोना से लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी और आपकी सरकार, पर देर सबेर चुनाव होना है, तो इस बीच में क्या एक बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में देखा गया है कि सीधा बाहर का रास्ता होता है, 5-6 साल बाद ही उसको जगह मिलती है, क्योंकि बड़े ऐसे कई नेता जिनको उदाहरण हम दे सकते हैं। मनोज जी, किस प्रकार का तथ्य उजागर होता है, किस प्रकार के एविडेंस आते हैं, किसी के आरोप लगा देने भर से कोई मुजरिम नहीं हो जाता ना। जिन लोगों की वर्षों की निष्ठा है, तपस्या है, सेवा है, उन सब बातों का भी पार्टी ध्यान रखती है। जब भारतीय जनता पार्टी में सब परिवार की तरह ही मामला है, पार्टी बाद में है, परिवार पहले है। इस परिवार की तरह जब हम कोई भी बात का निर्णय करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही सूक्ष्मता के साथ सारी बातों का अध्ययन होगा।
और जिस स्तर पर भी ये सारे निर्णय होंगे, मुझे लगता है हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ न्याय करने की उनकी सदैव नीति रही है, नियत है, दृष्टि है। और इस बारे में हम बहुत सकारात्मक भाव के साथ कह सकते हैं, क्योंकि माननीय वीडी शर्मा जी संघ की उस पृष्ठभूमि से चल करके आते हैं जहां एक एक कार्यकर्ता को खड़ा करने में खुद को उन्होंने भी अपना जीवन दिया है और कार्यकर्ताओं ने भी अपने जीवन का अर्पण इस भारतीय जनता पार्टी को किया है। तो बहुत सोच समझ के पार्टी अपना अगला कदम उठाएगी। जी जी, अजीत भदौरिया जी, अब ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस भी इस बीच में जो हुआ उसमें कई रास्ते भी ढूंढ रही होगी, कहीं जयंत मलैया जी से बात भी हो रही होगी, बहुत सारी चीजें होती है जब चीजें बिगड़ती है। लेकिन ऐसा लग रहा है जो मुलाकात हुई है, रास्ता आपको मिलेगा नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं है नए रास्ते तलाशने की। ये तो मिस कॉल से बनी हुई पार्टी विद डिफरेंस को ही आवश्यकता है कि वो किस तरीके से नोटों से विधायकों को खरीद रही है, और जो उनका मूल कार्यकर्ता है, जिसको कैडर बेस कार्यकर्ता के रूप प्रचारित करते चले आए भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जयंत मलैया जी के संदर्भ में चर्चा हो रही है, तो मैं आपको बताऊंगा, राहुल लोधी को खरीद लिया शिवराज सिंह जी ने, कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। ठीक है, चले गए, उनको आपने अध्यक्ष का, निगम अध्यक्ष का दर्जा दे दिया, कैबिनेट मंत्री दर्जा दे दिया, अब टिकट भी उन्हीं को दे दिया। तो भाई जयंत मलैया जी कोई ज्यादा लंबे मार्जिन से तो आ रहे नहीं थे कांग्रेस पार्टी से या राहुल लोधी से। भाई एक मौका जयंत मलैया जी को भी देना चाहिए था। अगर जयंत मलैया जी अत्यंत सज्जन व्यक्ति हैं, निर्मल भाव का व्यक्तित्व है उनका, आप देखिए मंत्री भी रहे तो भी अहंकार कभी उनको छू के नहीं निकला, तो इसलिए इनको बेचारे को नोटिस दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उनके पुत्र को पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि भाई समरथ को नहीं दोष गुसाई। अब वही प्रहलाद पटेल के वार्ड से भी दमोह में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के वार्ड से भी आ रही, उनको कोई नोटिस नहीं। इधर आप मुरैना के 28 उपचुनाव के संदर्भ की बात कर लो, मुरैना में रघुराज कंसाना जी बीजेपी कार्यालय में चिल्लाते चिल्लाते चले गए, पर रुस्तम सिंह जी को आज तक कोई नोटिस नहीं। इमरती देवी जी जो नरोत्तम मिश्रा जी के पुराने विधानसभा क्षेत्र डबरा से हार गई, उन्होंने कई प्रश्न चिन्ह लगाए नरोत्तम मिश्रा जी पे, परंतु नरोत्तम मिश्रा जी दमोह में तो बोल सकते हैं कि छल हुआ, छंद हुआ, परंतु डबरा की हार पे नरोत्तम मिश्रा जी के मुंह से एक बोल नहीं फूटता। तो ये भारतीय जनता पार्टी अब बिल्कुल नीति रीति बदल गई है, बिल्कुल बाजारू पार्टी होके आके खड़ी हो गई है। इसको कार्यकर्ताओं का मोल महत्व खत्म हो गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इनकी स्वार्थ सिद्धि जिस व्यक्ति से होगी, वो व्यक्ति को ये उपयोग करके थ्रो करने की पार्टी बन के रह गई है। यही विचारे, अगर आप रुस्तम सिंह जी को क्यों नहीं अभी नोटिस दिया, बताए चेतन भाई, क्योंकि रघुराज कंसाना जो हारे हुए कैंडिडेट थे, उन्होंने तो बीजेपी कार्यालय में खड़े होकर चिल्लाया। नरोत्तम जी से क्यों नहीं पत्राचार हुआ अभी तक, पूछा क्यों नहीं? क्योंकि नरोत्तम जी खुद अपने आप में सक्षम है, सबल है। वो अगर उनसे पूछताछ करने की हिम्मत करेंगे तो ना तो वीडी शर्मा रहेंगे, ना शिवराज सिंह रहेंगे। तो ये स्थिति है। बेचारे जयंत मलैया मरे मराए व्यक्ति को वैसे ही लो, आप उनके लड़के को नोटिस दे रहे हो। अरे वो तो क्वारंटाइन हो गए थे भैया, वो सब लोग बाप बेटे घर से नहीं निकले। मैं लौटता हूँ योगराज योगेश जी, चुनौती बहुत बड़ी है भारतीय जनता पार्टी के पास भी, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से हार हुई है, हार का जो अंतर है वो काफी है, 17,000, और 2 बार वहां से कांग्रेस जीत गई। यानी जो सीट भारतीय जनता पार्टी की रहा करती थी अब वो कांग्रेस की कहलाने लगी। भले राहुल लोधी बीजेपी में चले गए, लेकिन जीते तो कांग्रेस से थे। उसके बाद अब अजय टंडन जीत गए। तो क्या जिस तरह से नोटिस देना और फिर उस पर जो तल्खी हल्की सी दिखाई दी थी, क्या अब वो ठंडी पड़ती नजर आएगी, क्योंकि रास्ता बीजेपी को भी निकालना है? नहीं, देखिए दमोह के बाद बीजेपी में ये जो मामला बढ़ा है, ये मुझे लगता है जब ये शांत धीरे इतनी आसानी से नहीं होगा, ये मामला लगातार बढ़ेगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप ये देखें तो बीजेपी में दमोह की बात छोड़े, दमोह को तो चूंकि बीजेपी की बहुत लंबे मार्जिन से हार हुई है, तो बीजेपी को तो इस पर चिंतन करना है। लेकिन बीजेपी को एक बात के लिए और चिंतन करना पड़ेगा, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में पिछले कई दिनों से
जो बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर हैं वो पार्टी संगठन को निशाने पर ले रहे हैं लगातार, चाहे वो अजय विष्णु हो, चाहे विजय सिंह सिसोदिया हो, चाहे कुसुम बघेल हो। तो जो पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर हैं वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जैसे दमोह में एक बाहर से आए प्रत्याशी पे भरोसा किया, वो जो भी आपकी स्ट्रेटेजी रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं से बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं उनमें असंतोष जबरदस्त उभरा है, और अब उस असंतोष को कैसे दबाया जाए इसकी कवायद अब बीजेपी में बहुत जरूरी हो गई है। क्योंकि अभी केवल ये तो ठीक है, आप दमोह चुनाव से निपट लिए, अब आपका ध्यान आने वाले अब नगरीय निकाय चुनाव कब होते हैं ये तो तय नहीं है। अभी तो चुनाव होना है, 3 सीटें खाली हो गई, 4 सीटें खाली हो गई, अभी वो क्या ना होना है। फिर आने वाले दिनों में देखा जाए तो 2023 का भी सामने नजरिया है। तो ऐसे मामलों में जितने भी ये जो वरिष्ठ नेता बीजेपी के जो इस समय बिल्कुल मुखरता से अपनी बात कह रहे हैं, तो उन पर कैसे अंकुश लगा जाए। और यही कारण है कि दमोह में जो एक्शन जबरदस्त तरीके से लिया गया है कि 5-6 लोगों को निलंबित कर दिया गया है, और बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं जयंत मलैया, उनको तलब किया गया है। तो बीजेपी भी अब कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पार्टी में अनुशासनहीनता करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दीगर बात है कि अभी ऐसा कोई मौका नहीं है बीजेपी के पास, इसलिए बड़े नेताओं के खिलाफ आक्रामक रुख अपना सकती है। दूसरा, बीजेपी में एक और चिंता वाली बात ये है कि जितने सीनियर लीडर हैं वो कहीं ना कहीं नए लोगों के लिए भी कंटक बने हुए हैं। तो बीजेपी एक तीर से 2 निशाने भी साधना कर रही है, या तो सीनियर लीडर को ऐसा साइडलाइन कर दिया जाए या उनको कहीं ऐसी एडजस्ट कर दिया जाए ताकि वहाँ पे जो विधानसभा क्षेत्रों में जो नए लोग हैं, जो नए लोग जिनको मौका नहीं मिल पा रहा, उनको इस बहाने मौका दिया जाए और सीनियर लीडरों को थोड़ा साइडलाइन किया जाए। क्योंकि बीजेपी का ये भी मानना है कि इन बीजेपी के बड़े नेताओं को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, तो इसलिए अब इनको चुप बैठना चाहिए, ऐसा संगठन का सोचना। अब ये कितना ये कारगर हो पाते हैं, क्योंकि ये चुनौती बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बीजेपी के लिए चुनौती सबसे ज्यादा है चेतन जी। और ये ऐसा दौर भी होगा जब, जैसा हमने आपसे जिक्र किया था कि कुछ दिनों बाद 3 उपचुनाव फिर होंगे विधानसभा के, 1 लोकसभा का चुनाव भी होगा। ऐसे में सीनियर को नाराज करते हैं तो भी मुश्किल है, और नहीं करते हैं कार्रवाई तो भी मुश्किल, क्योंकि बीजेपी की पहचान तो अनुशासन के लिए होती है और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होती। तो दोहरी चीजें हैं आपके सामने। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, न कि नेताओं की पार्टी है। जब तक इस पार्टी में कार्यकर्ताओं का वजूद रहेगा, ग्रास रूट के कार्यकर्ता रहेंगे, ये सारी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी के साथ फेस कर जाएगी। हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और एक चुनाव को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव अगर हार भी जाती है तो उसको लेकर के कोई इस तरह का नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी उसी ताकत के साथ फिर से आएगी मैदान में, फिर से हम चुनाव लड़ेंगे, और परिणाम क्या होगा ये उस समय जब आएगा तब उस समय हम बात करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आज भी वो मादा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को चुनाव हरा सके। निश्चित रूप से जो बातें दमोह को लेकर के पार्टी संगठन के पास आई हैं, ये सारी बातों का पार्टी अध्ययन करेगी। आने वाले समय में इस प्रकार की कंट्रोवर्सी किसी विधानसभा में देखने को नहीं मिले, क्योंकि निश्चित रूप से अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो चुनाव तो हमको फेस करना है, चाहे इसका हो चाहे नगरीय निकाय का हो। अभी तो चुनाव की तो बाढ़ है, लेकिन सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है इस कोरोना के प्रकोप को रोकना। इसकी जो बाढ़ अभी है कोरोना की, पहले हम इससे फुर्सत पा लें। और निश्चित रूप से पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव लड़ने की मुद्रा में रहता है, और पार्टी भी उसी मोड पर रहती है कि कभी भी चुनाव हो सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और कार्यकर्ता ये निरंतर। लेकिन अजीत भदौरिया कह रहे थे कि मरे हुए को मार रहे हैं आप। उन्होंने जिक्र किया 28 विधानसभा का, उसमें भी बहुत सारी आवाजें उठी थी। देखिए, अजीत जी को मैं नहीं कहना चाहूंगा, ये उनका अपना मत है, लेकिन कम से कम मैं अजीत जी से इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि हम सबको खरीद लेते हैं तो इतने सेल आउट वाले लोगों को आप टिकट क्यों दे देते हैं? आपकी विचारधारा इतनी कमजोर है कि हर आदमी आपके यहाँ बिक जाता है? ऐसा नहीं है अजीत भाई, कुछ ना कुछ कमियां अपने घर में भी रहती हैं। और जिस प्रकार से आपने अपने लोगों को अपमानित करते हो ना, हमने भी तो हमारे यहाँ से जो लोग चुनाव आपके यहाँ लड़े, हारे या जीते, लेकिन एक भी शब्द उनके अपमान में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या प्रवक्ता के मुंह से आपने नहीं सुना होगा।
हर आदमी इस हिंदुस्तान में आजाद है, हर आदमी को अपना भविष्य कहाँ दिखता है उस हिसाब से वो अपने निर्णय करता है। लेकिन अपवाद स्वरूप इस मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, जिस प्रकार से लोकतंत्र कमलनाथ की चौखट पर रोजाना मरता था, मानवता थी? आप बताइए, आपके मुख्यमंत्री आप ही के मुख्यमंत्री थे ना। 13 लोग काल के गाल में छोटे तालाब में मूर्ति विसर्जन में बेचारे नहीं रहते हैं, और आपको इतना समय नहीं था कि आप 500 मीटर उतर के उस स्थान का दौरा कराओ या वहां पर जाकर के उस परिवार को सांत्वना देकर के आओ। राजनीति के बहुत सारे स्वरूप हमने देखे हैं। और अभी तो आपके मुख्यमंत्री जो रहे हैं आदरणीय कमलनाथ जी, रोज चिट्ठी लिखते हैं, ऐसे लगता है कि कोरोना का बहुत तकलीफ, बहुत दुख और बहुत दर्द है। क्या इस समय मानवता मर गई थी हमारी? तो अजीत जी, समय कोरोना का दर्द तो है, कोरोना का दर्द तो है, वो तो आप भी समझ रहे हैं, बहुत दर्द है। आप देख तो रहे हैं क्या स्थितियां हुई अब। जी जी, कोरोना ने तो हमको जिंदगी में वो रूप दिखा दी जो हमने केवल किताबों में पढ़ी थी, इतिहास में छिपी हुई लिखी थी, और इसकी कोई हम कल्पना नहीं कर सकते थे। वो मंजर हमने देखा है इस कोरोना में। अपने तो अपने, किस किस को हम कहें कि कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं देखा हमने। हर दौर हमने देखा है, लेकिन इतना बुरा दौर कभी नहीं देखा। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा दौर, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा फिर कभी इसे भूमि पर पूरे विश्व में कहीं भी देखने को नहीं। कोरोना का दर्द ही तो बीजेपी को बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर भी कर रहा होगा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए, अब पहले जैसी स्थितियां नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप हालांकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर, अनुशासन पर, विचारधारा पर, हमारे अपनी कार्यप्रणाली पर किन्हीं भी परिस्थितियों का कोई दबाव नहीं रहता है। किन्हीं भी परिस्थितियों के कारण हम अपनी निष्ठा नहीं बदलते, हम अपने पंचनिष्ठाएं नहीं बदलते, हम हमारी सोच नहीं बदलेंगे। हम 2 से चालू हुए थे, आज 303 पर हैं। आज हम 0 पर आ जाए तो भी हमारी निष्ठा हिंदुत्व थी, विचारधारा हिंदुत्व था। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारे सबका साथ, सबका विकास, अजीत भदौरिया जी, और साथ में हिंदुत्व। देखिए, सबका साथ और सबका विकास तो कितना हो रहा है, ये लाशों के मंजर देख के समझ में आ रहा है। मेरे भाई हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो आदरणीय चेतन भाई, हिंदुत्व का 16वां संस्कार, अंतिम संस्कार होता है, वो तक हो नहीं पा रहा है। आज इतना लाशों का मंजर आ गया है, लोग लाशों को नदियों में बहा रहे हैं। अंतिम संस्कार तो करवा दो कम से कम हिंदू रीति से। आप अगर इतनी बड़ी हिंदूवादी पार्टी है, देश में हिंदूवादी पार्टी 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जरूर बन सकता है, उस पर फोटोग्राफी पे रोक आ सकती है, लेकिन ऑक्सीजन, अस्पताल, दवाइयां, इनकी व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो सोच लेती है भारतीय जनता पार्टी का नेता वो करता ही है। चाहे वो बिहार में चुनाव हो, बंगाल में चुनाव हो, काल के ग्रास में लाखों लोग चले जाएं। लेकिन अजीत जी, मध्य प्रदेश में सोचा ना, मुख्यमंत्री ने सोचा, सरकार ने सोचा, तो स्थितियां बेहतर हुई है, रिकवरी रेट बढ़ा है। अब ये भी तो हुआ है ना मध्य प्रदेश, सोचा, एकमात्र राज्य जिसने आंकड़ों, आदरणीय मनोज जी, आंकड़ों की बाजीगरी है। आज भी कोई पलंग नहीं दिला सकता ऑक्सीजन का, कोई भी वेंटिलेटर नहीं दिला सकता। आज भी रेमडेसिविर की उपलब्धता आसानी के साथ नहीं है। ये आज अगर ये स्थितियां सर्वसुलभ हो जाएं, और देखिए अगर आपको नंबर देने वाले आप बताइएगा, 2-3 पलंग दिला देंगे। 70-80 दिन बाद, अगर लाखों मौतों के बाद, लाखों के मौतों के मंजर के बाद अगर स्थिति में, वो तो आना ही है, प्राकृतिक रूप से भी सुधार आना है। आज नहीं तो कल, तो महीने भर बाद आएगा प्राकृतिक रूप से सुधार। जैसे 1 साल पहले आया था 6 महीने का चल के, उसमें प्राकृतिक रूप से सुधार आया था। उसमें 150 देशों में डंका बजवा दिया मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। पाकिस्तान को वैक्सीन फ्री में दिलवा दी। अपने देश में वैक्सीन का अकाल पड़ा है, पर पाकिस्तान को फ्री में। मोस्ट फेवरेट तो कह दिया। अब खैर, अब वो दूसरे विषय की तरफ चले जाएंगे। मैं चाह रहा था इस पर बने रहे पर, लेकिन अब तो कह दिया कि वैक्सीन की कमी 2 महीने बाद, मतलब 2 महीने तक नहीं रहेगी। आज भी नहीं है मनोज जी, वैक्सीन कहाँ उपलब्ध है? आप बता दो, कहाँ सर्वसुलभ उपलब्ध है? नहीं, लोग शहर से गांव में जा रहे हैं लगवाने, गांव में कम लोग लगवा रहे हैं, तो लोग शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं लगवाने। अरे गांव में तो बेचारों को कहाँ उपलब्धता है मनोज जी, 2 या 3 मिनट के अंदर स्लॉट चला जाता है। 100 वैक्सीन है तो ग्वालियर हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। योगी जी से समझता हूँ जरा इस विषय, ये गंभीर विषय है, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी चुनाव होने हैं। योगी राज जी, आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी सी लचरता कहें उसको, या थोड़ा सा एक लचीलापन तो अब लाने की जरूरत पड़ेगी,
क्योंकि आने वाले दिनों में 3 चुनाव होंगे, उपचुनाव विधानसभा के, एक चुनाव होगा लोकसभा का, उसके बाद नगर निगम के चुनाव भी दिखाई देंगे। क्योंकि कोरोना का अभी तीसरी लहर आने की संभावना है, अभी पार्टी उसकी जरूर तैयारी में लगी है, लेकिन चुनाव की तरफ भी धीरे धीरे कर जो कांग्रेस अपनी रफ्तार बढ़ा रही है, दमोह के बाद से जो संजीवनी मिली है, तो कुछ चीजें परिवर्तित करने की जरूरत पड़ रही है। नहीं, सही बात है। देखो, बीजेपी को बड़े संतुलन की जरूरत पड़ेगी, लचीलापन भी दिखाना पड़ेगा और आपको आक्रामक रुख भी दिखाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जो जिक्र किया था, बीजेपी में जो असंतोष के जो स्वर उभर रहे हैं, और खासतौर पर जो बीजेपी के जो सीनियर लीडर अपनी मुखरता से बात कर रहे हैं, उसको आप कैसे टैकल करोगे? क्योंकि ये विरोध लगातार और बढ़ेगा। आप देख लेना, अब ये 2 दमोह चुनाव तो इसकी शुरुआत है। अब चूंकि वो दमोह चुनाव में, चूंकि इसलिए उसका प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया, क्योंकि दमोह चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा 1.5 महीने तक डेरे डाले रहे, और वीडी शर्मा बीजेपी के शुभंकर कहलाते हैं, और इसके बावजूद आप एक सीट हार गए। पूरी मशीनरी लगाने के बाद, पूरे के पूरे मिनिस्टर लगने के बाद यदि दमोह आप हार गए, तो ये पार्टी के लिए बड़ी मतलब थोड़ा सा डेंट वाली नहीं, लेकिन जो बातें जो कही जा रही है उसमें ये भी कहा है जयंत मलैया ने कि जितने भी सेक्टर के प्रभारी बनाए गए थे वो राहुल लोधी के लोग थे, और जो प्रबंधन की चुनाव की अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी थी, उसमें एक रामबाई भी थी। रामबाई के भी सारे सेक्टर, सारे जो बूथ थे, वहां से हार गई भारतीय जनता पार्टी, तो मैं अकेला क्या कर सकता था? नहीं, देखो, जयंत मलैया जी जो बात कर रहे हैं, वो जयंत मलैया जी अपनी जगह बिल्कुल सही है। उसके पहले भी जब दमोह का चुनाव हो रहा था, तब भी दमोह जयंत मलैया को बीजेपी ने कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, उनको तो शुरू से दरकिनार किया गया था। ये जो आप सेक्टर की आप जो बात कर रहे हो, सेक्टर में भी अधिकांश तैनाती या तो वीडी शर्मा की सहमति से हुई थी या राहुल लोधी की सहमति से हुई थी। मतलब इसमें जयंत मलैया तो अपने आप बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो आइसोलेट कर दिए गए थे इस पूरे चुनाव में। तो वो जो बात कह रहे हैं वो तो अपनी बात सही कह रहे हैं। और दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात है कि मतलब आप बीजेपी का कैंडिडेट खुद अपने बात से चुनाव हार जाए, बड़े बड़े नेताओं के इलाके से बीजेपी हार जाए, मतलब वहाँ जो हार हुई है वो बड़ी जबरदस्त हार हुई है। मतलब चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, चाहे उनका क्षेत्र हो, चाहे और भी जो दीगर नेता हो बीजेपी के, वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने वार्डों में बढ़त नहीं दिला पाए। तो ये ज्यादा चिंता का विषय है। और ये जो जयंत मलैया जी जो जितना जो मुखर हो रहा है, वो बार बार यही कह रहे हैं कि भैया आप बताओ आप जीते कहाँ से हो आप। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि पूरा का पूरा जो व्यू रचना बनाई गई थी वो राहुल लोधी को ध्यान में रखते व्यू रचना बनाई गई थी, और पार्टी संगठन ने अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न उसको बनाया हुआ था, इसके बावजूद वहां से चुनाव हार गए। तो ये बीजेपी के लिए बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना मंथन का समय, चिंतन मंथन का समय है। वो कैसे इस चीज से निकलती है, किसके अगेंस्ट वो जाती है, क्योंकि ये मैं बार बार एक बात जो कह रहा हूँ, ये तो केवल एक झलक है। आपको आने वाले 2023 के चुनाव में ऐसे कई नजारे आपको देखने को मिलेंगे जब आपको बीजेपी के बड़े नेताओं को टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के जो कई नेता जो बीजेपी में आए हुए हैं, उसके बाद बीजेपी में परिस्थितियां विपरीत हुई, फेवरेबल होने के बजाय। तो ये मतलब बड़ा चैलेंज होगा बीजेपी के लिए आने वाले समय में। चलिए चेतन जी एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे ही मैं ले लेता हूं। जो चैलेंज दिखाई दे रहा है, लेकिन उस चैलेंज में एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि रामबाई के क्षेत्र में हार गए, सेक्टर के प्रभारी जितने बने थे वो सब राहुल लोधी के हारे हैं। तो क्या ये माना जाए कि राहुल लोधी चुनाव हारा वहां से? देखिए मनोज जी, अब तो जो भी बातें हैं सबका जो आंकड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, सब पोलिंग की स्थिति आ चुकी है, और निश्चित रूप से मलैया जी ही नहीं बाकी वरिष्ठ नेताओं के वार्डों में भी, बूथों में भी हम चुनाव हारे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात इस बात को लेकर के दर्शाती है कि कुछ तो स्थानीय स्तर पर वहां पर किसी बात को लेकर के जबरदस्त रिएक्शन था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस कार्यकर्ता और कैडर बेस वोटर ये दोनों बहुत आसानी के साथ डाइवर्ट नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है वो कौन सी कमी है जिसके कारण इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई, पार्टी के संज्ञान में सारी बातें आएंगी, और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस तरह की कंट्रोवर्सी फिर से हमारे बीच में नहीं आए, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं पार्टी का ग्राफ गिराती है, और जो कार्यकर्ता वर्षों से वहां पर काम करता है तो उसका मनोबल भी फिर टूटता है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में पार्टी इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखेगी। कम से कम हम विचारधारा के साथ समझौता नहीं करें, कम से कम वहां पर स्थानीय स्तर की जो भी आवाज है उस आवाज को सुनकर ही पार्टी कोई निर्णय करेगी, ऐसा मुझे लगता है। आने वाले समय में, आने वाला समय हम सुखद समय फिर से आएगा। कोई ऐसा नहीं है, हर गिरावट से, हर ठोकर से भारतीय जनता पार्टी सीखती है,
हम किसी चीज पर लीपापोती करने का प्रयास नहीं करते, हिल हवाला नहीं करते। निश्चित रूप से जहां पर आज हम चुनाव हारे हैं वहां से हम कुछ सीख करके आने वाले समय में अच्छा मार्ग बनाने की कोशिश चलिए अजीत भदौरिया जी, कोई जगह आपके लिए नहीं छोड़ी जाएगी, वो लोग सीख लेते हैं और सुखद खबरें आएंगी आने वाले दिनों में। ठीक है, एक दमोह हार गए तो उससे क्या होता है। ठीक है, शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल को अच्छी तरीके से तैयारी करके आना चाहिए। अब इस तरीके से चेतन जी ने तो स्वीकार किया है कि इस तरीके से खरीद फरोख्त पे भारतीय जनता पार्टी रोक लगाएगी, ऐसी अपेक्षा चेतन जी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी करती है स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए कि कम से कम शिवराज सिंह और बीडी शर्मा की आंखें तो खुलेंगी कि अगर इस तरीके से अपने मूल कार्यकर्ता को इग्नोर करके खरीद फरोख्त आके लोगों को महिमा मंडित करते चले जाओगे तो ये इस तरीके परिणाम आते ही चले जाएंगे। जी चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया योगीराज जी, क्या ये माना जाए कि जिस तरह खरीद फरोख्त के आरोप लगते रहे हैं, अब इन सब चीजों पर थोड़ा सा विराम लगेगा, चाहे वो मध्य प्रदेश में कोई भी पार्टी हो, क्योंकि एक हार कई दफा बहुत सारे इशारे कर देती है। नहीं, सही बात है, इन चीजों का तो खैर विराम लगना ही चाहिए। और ये किसी भी तरीके से मतलब चूंकि वो कोई भी पार्टी का नेता किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो डेफिनेटली जो उस पार्टी का मूल कार्यकर्ता है उसको बुरा लगता है और उसके आगे बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। तो वो बेचारे को मौका कब मिलेगा, तो असंतोष के स्वर तो उभरते ही हैं। तो ये क्षणिक चीजें रहती हैं। और ये भी जो परिवर्तन हुआ है जो बीजेपी में, राहुल गांधी जो आए हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा आने वाले दिनों, मुझे तो ये लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव उनको टिकट ही नहीं मिलेगा। सही कह रहे हैं। तो और मेरे को लगता है ये होते भी रहना चाहिए, क्योंकि यदि लोग स्वार्थ के कारण ये सब करने लगे, जिस जनता जितनी कठिन दौर के साथ मतदान में जाती है और ये सोचती है कि जिस जनप्रतिनिधि को चुना है वो जनता की बात रखेगा, लेकिन जनता की बात ना रखकर वो खुद की बात को महत्व दे दे, जो आरोप प्रत्यारोप खरीद हार के लगने लगे, बिकने के लगने लगे, तो सोचना प्रत्याशी को भी पड़ेगा। और ऐसे तमाम लोग यदि मन में ये ठान कर बैठे हैं कि देर सवेर हम अपना सौदा कर लेंगे, तो जनता ने समझा दिया उनको। खैर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन दमोह में हार के बाद अब तकरार नहीं बल्कि ऑल इज वेल की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। और कैसे, कहां गलती हुई, कहां चूक हुई, यही बीजेपी की पहचान है। और बीडी शर्मा जैसे यूथ लीडर है, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो वो बहुत ही संयम और धैर्य के साथ शायद इसको समझ पाएंगे। कई दफा चीजें दिखती कुछ और है और होता कुछ और है, पर यह जरूर है कि बीजेपी ये चाह रही कि सब ऑल इज वेल हो जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनौतियां ढेर सारी है। कुछ उपचुनाव हैं और नगरीय निकाय के चुनाव भी होंगे, लेकिन अभी चुनौती कोरोना की है, जिससे लड़ना चाहिए सभी दलों को। क्या बात हुई, इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एनडी 24।